दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 29 है। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रणवीर ने विक्रम के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत हल्के में ले लिया था तूने रणवीर राय कपूर को। मेरी जान को हाथ लगाकर तूने रणवीर को नहीं, सीधा सीधा अपनी मौत को चैलेंज किया है चौहान। कहने के साथ ही उसने अपना एक हाथ गार्ड की तरफ किया। गार्ड उसका इशारा समझ गया। उसने रणवीर के हाथ में एक खंजर रख दिया। रणवीर उस खंजर को विक्रम के हाथों पर फेरने लगा और नफरत से बोला, इसी हाथों से तूने मेरी माही को छुआ था ना। बोलते हुए रणवीर किसी साइको की तरह लग रहा था। उसने एक रूथलेस स्माइल के साथ उस खंजर उसके हाथ में खोस दिया। विक्रम दर्द से चिल्ला उठा और जोर से आ करने लगा। उसकी चीख रणवीर को बड़ा सुकून दे रही थी। उसे अभी तक खंजर उसके हाथ से निकाला नहीं था। रणवीर उसे उसी जगह घुमा रहा था। विक्रम की दर्द भरी चीखें सुनकर रणवीर डेविल हंसी के साथ बोला, चिल्ला और चिल्ला विक्रम चौहान, तेरी ये चीख मेरे मन को बड़ा सुकून दे रही है। कहने के साथ ही उसने झटके से खंजर को निकाल लिया। इसी के साथ खून की एक धार विक्रम के हाथ से बहने लगी। फिर रणवीर ने दूसरे हाथ पर भी खंजर को वैसे ही गाड़ते हुए कहा, इसी हाथ पर तूने मेरी माही के दुपट्टे को लपेटा हुआ था ना। कहकर वो उसी तरह खंजर को घुसाने लगा और झटके से उसे निकाल लिया। अब उस हाथ से भी खून की धार बहने लगी। पास में खड़े गार्ड्स भी रणवीर की ये हवानियत देख कर कांप रहे थे। वहीं वेदांत और रुद्र दोनों आराम से चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए थे। रणवीर ने खंजर को उसकी हथेली पर रखकर दांत पीसते हुए कहा, इसी हाथ तूने मेरी माही को थप्पड़ मारा था ना। कहने के साथ ही उसने एक जोर का वार उसकी हथेली पर कर दिया। फिर उसे उसी खंजर को विक्रम के चेहरे पर फेरते हुए कहा, तूने मेरी माही का सौदा किया। कहने के साथ ही उसने खंजर को सीधा उसके सीने में घोंस दिया और इसी के साथ उसे कई बार उसके सीने पर वार किया। विक्रम पहले बार वार के साथ ही मर चुका था, लेकिन रणवीर का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से नहा गया था। अगर कोई उसे इस वक्त देखता तो हार्ट अटैक से ही मर जाता। रणवीर इस वक्त गॉड ऑफ डेथ लग रहे थे। उसे सारे कपड़े खून से भिगे हुए थे। वह ये तक कि उसका चेहरा भी विक्रम के खून से लाल हो गया था। रणवीर अभी भी उस पर वार किए जा रहा था। हाउ डेयर यू टच हियर टू हर्ट मी लव। अब वेदांत ने रणवीर को पकड़ा और विक्रम की डेड बॉडी से दूर किया और उसे शांत करते हुए बोला, रणवीर कंट्रोल योर सेल्फ, ही इज़ डेड। रुद्र ने उसके सिर पर पानी डाला। रणवीर अभी भी गुस्से में लंबी लंबी सांसें ले रहा था। रणवीर ने गार्ड को कहा, इसे ले जाकर मेरे भूखे शेरों के पिंजरे में डाल दो। रणवीर ने कहा और वहां से निकल गया। उसे पीछे पीछे रुद्र और वेदांत भी निकल गए। रात के करीब 2 बजे रणवीर मैंशन वापस आया। इस वक्त घर के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। रणवीर अपने कमरे का डोर ओपन कर अंदर आया। उसे बेड की तरफ देखा। माही बेड के कोने में सिकुड़ कर सो रही थी। माही किसी छोटे बच्चे की तरह ही मासूम लग रही थी। रणवीर एकटक उसे ही देखता रहा। उसे अपना हाथ उसके गालों की तरफ बढ़ाया। तभी उसे अपनी हालत का ध्यान आया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि माही उसे इस हालत में देखे। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। उसकी अपर मस्कुलर बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी। रणवीर आकर माही के बगल में लेट गया। उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लिया। माही ने भी नींद में ही रणवीर को कसकर हक कर लिया। जो रणवीर कुछ देर पहले तक किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था, अब उसके फेस एक्सप्रेशन शॉफ्ट थे। आज रणवीर के दिल में एक सुकून था। पिछले 2 रातों से वो सो नहीं पाया था। उसने माही के गालों को सहलाते हुए कहा, जान, आज तुम्हारे गुनहगार को सज़ा मिल गई है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कहने के साथ ही वो माही के होठों पे अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। किस की वजह से माही नींद में कसाने लगी तो रणवीर ने उसे छोड़ दिया। फिर
उसका सिर अपने सीने से लगाकर अपनी आंख बंद कर लिया। सुबह का वक्त, सुबह की धूप विंडो से आती हुई माही के चेहरे पर पड़ने लगी। माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे महसूस किया कि इस वक्त वो रणवीर के सीने पर सर रखकर सोई हुई है। रणवीर ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी। माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने रणवीर को देखा जो सोता हुआ बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। उसके बाल उसके फोरहेड पर बिखरे हुए से थे और उसे अट्रैक्टिंग लुक दे रहे थे। माही एक टक रणवीर को देख रही थी। वो धीरे धीरे रणवीर के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो जैसे ही रणवीर के होठों को अपने होठों से छूने वाली थी, एकदम से रुक गई। उसने अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। माही ने के चेहरे रणवीर के चेहरे के एकदम करीब था। उसे डर लग रहा था कि रणवीर कहीं उठ नहीं जाए। उसने अपने होठों से रणवीर के होठों को हल्का सा टच किया और जैसे ही वो रणवीर से दूर होने लगी, तभी रणवीर ने अपना एक हाथ माही के बैक पर रखा और दूसरा उसके सिर के पीछे और उसे किस करने लगा। माही तो हैरानी से आंखें बड़ी करके देखने लगी। रणवीर किस करते हुए ही उसे अपने नीचे कर लिया। माही ने रणवीर की कंधे को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने इस वक्त शर्ट पहनी हुई नहीं थी, इस वजह से माही के नाखून उसकी स्किन में गड़ने लगे। एक लॉन्ग किस के बाद रणवीर ने माही के होठों को आज़ाद किया और उसके बगल में अपने एक हाथ पर सिर टिकाकर लेट गया और स्माइल करते हुए माही को देखने लगा। माही लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, आप तो सो रहे थे ना, जागे कब? रणवीर ने कहा, जब तुम मुझे काफ़ी देर से घूर रही थी और नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी तब। रणवीर की बात सुनकर माही सकपका गई और दूसरी तरफ चेहरा कर बोली, मैं आपका फ़ायदा क्यों उठाने लगी भला? कहते हुए माही के गाल शर्म से लाल हो गए थे। रणवीर ने उसका गाल पकड़कर अपने सामने किया और कहा, झूठ मत बोलो, क्या तुम मुझे किस नहीं कर रही थी? रणवीर के मुंह से अपनी चोरी पकड़े जाने की बात सुन माही ने अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपा लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रणवीर को माही की इस अदा पर तो बहुत प्यार आता था। रणवीर ने उनके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, कहकर उसे उसकी नेक पर किस कर दिया। माही ने रणवीर को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रणवीर ने स्माइल करते हुए जाते हुए माही को देखा और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में माही बाहर आई और ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर अपने बाल को ड्राइवर से सुखाने लगी। माही ने सिंपल सा अनारकली सूट पहना हुआ था जिसका गला बैग से डीप था। तभी उसे अपनी बैग पर ठंडा सा एहसास हुआ। माही ने मिरर में देखा तो रणवीर अपनी ठंडी अंगुलियों को माही की बैग पर चला रहा था। रणवीर की अंगुलियों का स्पर्श महसूस कर माही के पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। माही जल्दी से पलट कर गई और बोली, रणवीर मत कीजिए ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। रणवीर माही की नेक पर किस करते हुए अपनी सेडोन वॉइस में, जस्ट फील इट इन दिस इज माई लव फॉर यू एंड यू आल्सो वेट द सेम, नाउ एक्सेप्ट इट। माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। रणवीर की गर्म सांसें को अपने नेक पर महसूस कर माही की आंखें बंद हो गई। वो रणवीर के हर टच को महसूस कर रही थी। माही तो जैसे इस एहसास में खो ही गई थी। रणवीर उसे थोड़ी दूर हुआ और माही के शर्म से गुलाबी हो चुके चेहरे को देखने लगा। माही तो अभी भी आंखें बंद की हुई थी। रणवीर ने उसके कान के करीब जाकर धीरे से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? बहुत बहुत करीब, माही ने ऐसे ही खोए हुए अंदाज में कहा। माही का जवाब सुनकर रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने फिर कहा, तो क्यों ना आज रात हम अपने बीच की सारी दूरियां ख़त्म कर दें। कहने के साथ ही उसे माही के ईयरलोब को किस के साथ बाइट कर लिया। माही ने एकदम से अपनी आंखें खोली तो देखा सामने रणवीर अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा हुआ उसे ही देख रहा है। माही ने उसे धक्का देते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हैं, कहकर वो रूम से बाहर भाग गई। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। मैं बहुत जल्द हमारे बीच की उस दूरी को भी ख़त्म कर दूंगा। माही इस वक्त दादी के रूम में थी। रणवीर रेडी होकर जैसे ही रूम के बाहर निकला तो सामने ही उसे रूही, प्रिया और टीना सिर झुकाए हुए खड़ी मिली। रणवीर ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और आंखें छोटी करके तीनों को देखा। तीनों ही अपने कान पकड़े हुए बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से माही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई और उसे काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा। उसकी बात सुन रणवीर ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगा तो रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, भाई प्लीज़, अगर हमें पहले पता होता कि हम कभी ऐसा नहीं करते। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया।
फिर प्रिया आगे आई और बोली, जीजू आप चाहे तो हमें कोई भी सज़ा दे सकते हैं, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। टीना ने भी जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमें आपकी सज़ा मंजूर है। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ओके, तो तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम आज का पूरा दिन माही के साथ बिताओ और उसका माइंड उन सब बातों से डाइवर्ट करो ताकि वो वापस नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि अभी भी उसके दिल में एक डर बैठा हुआ है। रूही ने जल्दी से कहा, हाँ भाई, हम माही का पूरा ध्यान भी रखेंगे और कॉलेज में भी उसका ध्यान रखेंगे। अगर किसी ने माही को परेशान किया तो मैं उसे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। रूही ने स्लीव फोल्ड करने की एक्टिंग करते हुए कहा, और मैं उसके दोनों पैर तोड़ दूंगी। हाँ, प्रिया ने कहा, और मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। टीना ने भी कहा, पीछे रहने वाली थी। उसने अपने हाथ का पंच बनाते हुए कहा। रणवीर तो हैरानी से उन्हें देखने लगा। और मैं क्या तोड़ूं? मुझे भी तो तोड़ फोड़ के लिए कुछ दो। तभी पीछे से आवाज़ आई तो सभी के पीछे देखा तो माही अपने कमर पर हाथ रखते हुए उन्हें देख रही थी। तभी वेदांत उसके पीछे आते हुए बोला, तुम उसका सिर फोड़ दो। तो दोस्तों, है ना बड़ी मज़ेदार कहानी? प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए और कमेंट करके बताना कहानी आपको कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब सभी की नज़र वेदांत पर टिकी हुई थी। वेदांत को देख प्रिया ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और कहा, सही कहा, जो तुम्हें परेशान करे उसका सिर फोड़ देना चाहिए, और मैं भी ऐसा ही करूंगी। वेदांत समझ गया कि प्रिया का टारगेट वही है। वो भी प्रिया की शरारती स्माइल के साथ देखने लगा। रणवीर भी समझ गया कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो अपना सिर नीचे किए हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। रूही ने टीना के कान में कहा, इससे पहले कि प्रिया यहीं पर डेमो दिखाना शुरू कर दे, इसे यहाँ से ले जाना होगा। टिया प्रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, प्रिया चल, तुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रिया ने जाते जाते वेदांत को इशारा किया, देख लूँगी मैं तुम्हें। तीनों के जाते ही माही ने वेदांत को घूरकर देखा और फिर पूछा, क्या किया आपने प्रिया के साथ? वेदांत ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, तुम तो जानती हो ना मैं कितना शरीफ हूँ। वेदांत की बात सुन माही ने रणवीर की तरफ देखा, जो तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए ही कहा, हाँ हाँ पता है रे, बिल्कुल अपने भाई की तरह शरीफ हैं आप। कहकर माही वहाँ से चली गई। उसके जाते ही दोनों ठहाका लगाकर हंस दिए। प्रिया रूही के रूम में घूम घूम कर उनकी सारी कहानी सुना रही थी, और टीना, माही और रूही तीनों ही बेड पर बैठकर बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे। तीनों ही ऐसे बैठे हुए थे जैसे सामने कोई इंटरेस्टिंग मूवी चल रही हो। तीनों ने ही अपना हाथ अपनी चिन पर टिकाया हुआ था और तीनों के बैठने की पोजीशन भी सेम थी। फिर प्रिया बेड पर बैठते हुए रुआसी होकर बोली, मैं बता नहीं सकती कितना दुखी कर रखा है उसने मुझे। रूही ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो होने को कोई टाल सकता है? सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है ना। रूही की बात सुन तीनों ही उसे अजीब नज़रों से घूरने लगे। तो रूही ने जल्दी से कहा, अरे तसल्ली तो ऐसे ही दी जाती है ना। पिछले महीने जब हमारे दूर के अंकल गुजर गए थे तो दादी उनके घर वालों को फ़ोन पर ऐसे ही तसल्ली दे रहे थे, मैंने सुना था। प्रिया ने उसे कहा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, यहाँ कोई मर नहीं गया है। कोई मस्त सा आइडिया है तो बोल, ताकि मैं तेरे उस भाई को अपना पीछा छुड़ा सकूं। माही ने बेड के हेड रेस्ट से टेक लगाकर रिलैक्स होते हुए कहा, ये तो तू भूल जा कि अब वो तेरा पीछा छोड़ने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि वो तुझे पसंद करते हैं। फिर माही ने मन ही मन कहा, आखिर रणवीर के भाई हैं तो हरकतें भी वैसे ही करेंगे ना जैसी रणवीर करता था। प्रिया गुस्से में खड़ी हुई और कहा, तुम सब किसी काम की नहीं हो, रहने दो, मैं अपनी मदद खुद कर लूँगी। कहकर वो पैर पटकती हुई रूम से बाहर चली गई। तीनों ही उसे जाते हुए देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर रूही और टीना ने माही को हक करते हुए कहा, माही हम तो तेरी पास माफ़ी मांगने आए थे, पर प्रिया का पुराण सुनने के चक्कर में सब भूल ही गए। वैसे तुझे फिर से पहले की तरह देख बहुत अच्छा लग रहा है। माही ने भी दोनों को हक करते हुए कहा, अरे तुमने कौन सी जानबूझकर थोड़ी ना किया था, और मैं भी तो कौन सी जानती थी कि वो राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब तुम दोनों मुझे वो सब याद मत दिलाओ। टीना ने हंसते हुए कहा, चल तो फिर मस्ती करते हैं। कहते हुए उसने पिलो उठा लिया और दोनों को मारने लगी। दोनों ने ही पिलो से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया।
उसके पिलो फाइट के बीच में पिलो से परखच्चे उठ गए थे, पर कोई था जो उन तीनों को ऐसे उछल कूद मचाते देखकर मुस्कुरा रहा था। वो था रणवीर। रणवीर जानता था कि माही की अपनी दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और उसकी दोस्त ही उसकी पहले जैसी नॉर्मल होने में मदद कर सकती हैं। प्रिया बड़बड़ाते हुए बाहर आई और तो उसे वेदांत की गाड़ी को बाहर पार्किंग एरिया में देखा। उसे देखा प्रिया के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसे अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो जल्दी से वेदांत की स्पोर्ट कार के पास पहुँच गई। उसे अपनी हेयर पिन निकाल कर कहा, बड़ा परेशान किया है ना, अब वक्त है तुम्हें सबक सिखाने का। कहते हुए उसने टायर की हवा निकालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो आसपास नज़र भी डाल रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वह आखिरी टायर की हवा निकालते हुए बोली, अब पता चलेगा प्रिया महेश्वरी से पंगा लेने का नतीजा। अब प्रिया अपनी ही धुन में अपने काम को अंजाम दे रही थी, बिना ये ध्यान दिए कि कोई उसके पास आकर खड़ा है। प्रिया के कंधे पर किसी ने टैप किया तो प्रिया झंझलाते हुए बिना पीछे देखे ही बोली, क्या यार, डिस्टर्ब मत करो, मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ। एक बार फिर से किसी ने टैप किया तो इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती उसके दिमाग में ख्याल आया, मतलब किसी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर वो धीरे से मुड़ी और ऊपर सिर उठाते हुए तो सामने वेदांत हाथ सीने पर बांधे उसे घूर रहा था। प्रिया ने मन ही मन कहा, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये राक्षस कहाँ से प्रकट हो गया। फिर वो अपनी बत्ती से दिखाते हुए खड़ी हुई और हिम्मत करके बोली, वो मेरी हेयर पिन तुम्हारे टायर के पास गिर गई थी तो मैं वही ढूंढ रही थी। प्रिया ने अपनी हेयर पिन दिखाते हुए कहा। वेदांत ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, खटारा। फिर उसने अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी लिमिटेड एडिशन को 5 करोड़ की स्पोर्ट कार तुम्हें खटारा नज़र आ रही है? हाँ, मेरी लिमिटेड एडिशन 5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार तुम्हें खटारा नज़र आ रही है? हाँ। कार की कीमत सुन प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कभी कार को देखती तो कभी वेदांत को। फिर हैरानी से, 5 करोड़? अरे इतने में तो मैं पूरे फैक्ट्री खड़ी कर दूं गाड़ी की। वेदांत ने उस गाड़ी से सटा दिया और गुस्से में कहा, फैक्ट्री तो तुम बाद में खड़ी करना, पहले ये बताओ तुमने मेरी गाड़ी के टायर की हवा क्यों निकाली? बोलो। प्रिया ने मन ही मन कहा, कुछ सोचा। प्रिया सोच, अचानक ही उसके दिमाग में बत्ती चली, आइडिया। फिर वो वेदांत के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, नहीं वेदांत, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी ये वेदांत को अपनी तरफ घूरते देख प्रिया ने बात बदली, मेरा मतलब है कि तुम्हें यह श्री 108 सम्मानीय लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट कार जी को मैंने पंचर नहीं किया है। वो तो मेरी ये नामुराद बेइज्जत सी हेयर पिन इसके पास गिरकर इसकी शान में गुस्ताखी कर रही थी, इसीलिए मैं इसे ढूंढकर सजा ए मौत देना चाहती थी। कहते हुए प्रिया गाड़ी को बड़े इंटरेशन के साथ हाथ लगाकर देख रही थी, या कह सकते हैं कि देखने की एक्टिंग कर रही थी। वेदांत तो उसके भारी भरकम शब्दों से ही उलझ कर रह गया और उसने अजीब नज़रों से देखकर मन ही मन सोचने लगा, यह लड़की खुद पागल है या मुझे पागल बना रही है। प्रिया ने मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भागने लगी। थोड़ी दूर जाकर चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे जैसे खटारा गाड़ी को मैं 500 रुपये में भी ना खरीदूँ। याद रखना, प्रिया से पंगा लेना काफ़ी महंगा पड़ता है। वेदांत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि प्रिया जल्दी से भाग गई। वेदांत ने गुस्से में टायर को किक करते हुए कहा, प्रिया महेश्वरी, आई विल सी यू। शाम का वक्त माही हॉल में दादी अनीता जी और सारिका के साथ बैठी हुई थी। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ वैशाली भी आ गई। वैशाली जहाँ माही के किडनैप होने की खबर से बड़ा खुश हो रही थी, उसे वापस आने से उतना ही जल भुन गई थी। घरवाले को माही के प्रति प्यार देखकर वो अंदर ही अंदर कुड़ती रही है। वैशाली ने बनावटी अफसोस जताते हुए कहा, माही बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। तुम नहीं जानती, जब तुम्हारा किडनैप हुआ था तो मेरा मन में तरह तरह की बुरी ख्याल आ रहे थे, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। वैशाली की बात सुनकर माही, जो अभी तक नॉर्मल होने लगी थी, उसे फिर से वही सब याद आने लगा। दादी वो
वैशाली पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अनीता जी बोल पड़ी, वैशाली क्या उन सभी पुरानी बातों को दोहराना जरूरी है? वैशाली कहाँ भी चुप होने वाली थी। अरे अनीता, मैं तो बस याद दिला रही थी कि जब से माही घर लौटी है तुम लोगों ने उसका शुद्धिकरण तो करवाया ही नहीं। अरे माही किसी पराये मर्द के साथ थी, पता नहीं उसने कहाँ कहाँ छुआ होगा। माना इसके साथ कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी ये पराये मर्द के छूने से मेरी तो हुई होगी ना। इसीलिए मैं बस अब सारिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एकदम से चिल्ला पड़ी। वहीं अनीता जी और दादी जलती हुई निगाहों से वैशाली को घूर रही थी। आप खुद एक औरत होकर ऐसी घटिया बातें कैसे बोल सकती हैं? शुद्धिकरण की जरूरी माही को नहीं, आपकी सोच को है, जो निहायत ही घटिया और गिरी हुई है। सारिका ने गुस्से में कहा। वैशाली सारिका को ऐसे कड़वे कहने से भड़क गई। हाँ, तुम तो अपनी बहन का ही पक्ष लोगी ना। अरे पहले जमाने में तो ऐसे औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाता, तो जिसे कोई पराया आदमी छू भी ले तो इधर तो तुम्हारी बहन कई घंटों तक एक पराये मर्द के साथ थी। पता नहीं दोनों के बीच में क्या क्या। इससे पहले ही वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। वैशाली अपना गाल पकड़कर थप्पड़ मारने वाले को हैरानी से देखने लगी। ये अनीता जी थी जो गुस्से में उसे घूर रही थी। माही मेरी बहू नहीं बेटी है, और उसके लिए ऐसा बोलने का हक मैं किसी को नहीं देती। फिर उसकी तरफ अंगुली पॉइंट करते हुए, चुपचाप मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफ़ी मांगो। अब ये आवाज़ दादी की थी। वैशाली अच्छी तरह जानती थी कि अगर अभी वो नहीं झुकी तो उसे और उसकी बेटी को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर उससे सपनों का क्या होगा जो वो दोनों यहाँ पूरे करने आई थी। उसने माही से माफ़ी मांगते हुए कहा, माही मुझे माफ़ कर दो, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था। माही सिर झुकाकर बैठी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारिका ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, माही तेरी कोई गलती नहीं है बच्चा, प्लीज़ तू रो मत। क्या हुआ? तभी एक भारी और कोल्ड वॉइस वहाँ गूंजी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी कहानियों को एंजॉय करते रहिए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।